कौन है राजनीतिक चाणक्य जो हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से जेल भिजवा के झारखंड की सरकार पे कब्जा करना चाह रहे हैं? कौन है वो अमित शाह जी तो हैं, मोदी जी हैं उनके पीछे, आरएसएस है उनके पीछे। जो संविधान जलाने की या संविधान के खिलाफ कोई भी बात बोलता है वो आरएसएस का ही है, चाहे वो सुधीर चौधरी की शक्ल में नजर आए आपको जो आदिवासियों के खिलाफ बोलता है, या मदनी साहब हों जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं, वो तो खुद आरएसएस के एजेंट हैं। बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद कराने के लिए आरएसएस से कितने पैसे लिए ये दुनिया भर उनसे पूछती है। दिन रात मुसलमानों कितने बड़े लीडर है मदनी साहब, और आप मदनी को चैलेंज कर रहे हैं खुलेआम ऑन कैमरा। मैं कर रहा हूं, एक बार नहीं बार बार कर चुका हूं। मैं आपसे कह रहा हूं दोनों चाचा भतीजे दोनों एक साथ आ जाए, अपनी सारी लीगल टीम को लेके आ जाए। तो जब इनके जो बॉस के बॉस हैं अमित शाह जी, वो मुझे कुछ नहीं उखाड़ पा रहे तो ये क्या उखाड़ेंगे मेरा? बाबरी मस्जिद का केस दोहराया जाएगा बिल्कुल। सुधीर चौधरी के खिलाफ फिलहाल SC/ST में केस दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल यही है कि सुधीर चौधरी जेल कब जाएंगे, या जो तमाम आका हैं सुधीर चौधरी को, वे लोग सुधीर चौधरी को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि पहले भी तमाम ऐसे नफरती और जहरीले एंकर ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे एक धर्म विशेष को नुकसान पहुंचता है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन इन नफरती एंकरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील महमूद प्राचा जी। क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ ही पूरे आदिवासी समाज को बदनाम करने का काम सुधीर चौधरी ने किया है ब्लैक एंड व्हाइट में, गिरफ्तारी होगी या फिर बच जाएंगे? देखिए, अगर झारखंड की पुलिस ईमानदारी से काम करेगी, अगर झारखंड में हुआ है तो 100% अरेस्ट होंगे और अमित शाह साहब भी अरेस्ट होंगे इस केस में। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सुधीर चौधरी को इस कदर बदतमीजी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कौन है राजनीतिक चाणक्य जो हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से जेल भिजवा के झारखंड की सरकार पे कब्जा करना चाह रहे हैं? कौन है वो अमित शाह जी तो हैं, मोदी जी हैं उनके पीछे, आरएसएस है उनके पीछे। ये है बुनियादी साजिश जिसकी वजह से हेमंत सोरेन साहब को ये बोला जा रहा है। वो उस पर मैं अभी आऊँगा, लेकिन हेमंत सोरेन साहब तो ईमानदार आदमी हैं, ट्राइबल हैं और बहादुर आदमी भी हैं। सुधीर चौधरी ना ईमानदार है, ना बहादुर हैं और ना ही पत्रकार है, वो एक दलाल है। मेरे ऊपर करें डिफेमेशन, मैं साबित करूंगा और प्रूफ से साबित करूंगा कि ये इसमें सिर्फ SC/ST एक्ट का ही केस नहीं होना है, ईडी का भी केस होना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी साजिश है। इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, सुधीर चौधरी साहब को कितने पैसे दिए गए हैं ये बातें बदतमीजी की बोलने के लिए, और इससे पहले जो रोज़ बदतमीजी की बातें वो बोलते रहे, कितने पैसे दिए गए। इनके पास क्या ये वाले कपड़े होते थे पहले? मैंने बहुत पहले से जानता हूँ ये वाले। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जंगल की बात कर रहे हैं, जंगल में रहने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग इस दुनिया को बचा रहे हैं। आदिवासी पूरी दुनिया के इस दुनिया को बचा रहे हैं हम जैसे लोगों से, जो अपने आप को मॉडर्न और अपने आप को डेवलप कहते हैं, डेवलपमेंट से बचा रहे हैं। उन लोगों का हम एहसान नहीं उतार सकते। जो आदिवासी लोग हैं पूरी दुनिया के, एहसान नहीं उतार सकते। वो मुश्किल, दुख, परेशानी झेल के इस दुनिया को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये सुधीर चौधरी की औकात है उनके बारे में बोलने की। सुधीर चौधरी एक तरीके से हेमंत सोरेन को जंगली बता रहे हैं कि वो जंगली हैं और जंगल में ही चले जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, जंगल में चले जाएंगे। हम सब लोग के पूर्वज जंगल से ही आए, ये पता है सुधीर चौधरी को। हम सब लोगों के पूर्वज, जो अपने पूर्वजों को इज्जत की नज़र से नहीं देखता, वो कितना घटिया और जलील आदमी होगा, ये पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। तरफा सन्नाटा क्यों है? क्योंकि जो देश की प्रथम नागरिक हैं, महिला द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए? कौन पूछ रहा है किसी और की भावनाओं को? हम तो सवाल करना चाहते हैं, अगर वो बैकग्राउंड पे जा रहे हैं तो मोदी जी का जहाज उन्होंने हज़ारों करोड़ का नहीं देखा है। मोदी जी तो चाय बेचते थे, अपने आप ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। क्या वो ये जो लाखों करोड़ों रुपए के सूट पहन के घूमते हैं, ये उनको पहनने चाहिए? ये सुधीर चौधरी जी को नज़र नहीं आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा मिल रहा है, वहाँ से जर्नलिस्ट बनाया जा रहा है आपको। आप जर्नलिस्ट नहीं हो, आप एक प्रोपेगेंडिस्ट हो। आपने जर्नलिज्म कभी किया ही नहीं। ये जर्नलिज्म उस वक्त होता है जब रीढ़ की हड्डी दिखाने का टाइम आता है। रीढ़ की हड्डी है आपकी,
आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट वो होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो सत्ता के आगे जमीन पे साष्टांग करके लेटा हुआ है, वो जर्नलिस्ट नहीं दलाल होता है। और सुधीर चौधरी एक दलाल है। और ये जो हेमंत सोरेन साहब के बारे में और ट्राइबल्स के बारे में बोला है, हम लोग साबित करेंगे वो एक दलाल है। और इसको अरेस्ट नहीं, इसका जो पहली एक बार बच गया है ना, ये इसका भविष्य वो है और ये वहीं रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा, ऐसा हम वादा करते हैं। वो लगातार मस्जिदों पर शो करते रहते हैं और इस बार जो है कि मदनी ने कह दिया है कि जो कानून की किताबें हैं, संविधान को फाड़ दिया जाए, जला दिया जाए और अब जो है देश मदनी के जुबान से चलेगा। देखिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो भारत के संविधान के खिलाफ बोलता है वो आरएसएस का एजेंट है या आरएसएस के द्वारा सिखाया गया है, पैसे दिया हुआ व्यक्ति। तो मदनी आरएसएस के आदमी हैं, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, कानून की किताबों को, संविधान भी कानून की किताब है। हाँ। आरएसएस के लोग ही तो जलाते हैं। हम केस कर रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े आरएसएस के लोगों के खिलाफ केस कर रखा है हमने संविधान जलाने का। वही बात ये कह रहे हैं। कहाँ से आती है संविधान जलाने की बात? सिर्फ एक जगह से देश में, वो है नागपुर, वो है झंडेवालान, और तो कहीं से नहीं आती। जो संविधान जलाने की या संविधान के खिलाफ कोई भी बात बोलता है वो आरएसएस का ही है, चाहे वो किसी भी शक्ल में नजर आए, चाहे वो सुधीर चौधरी की शक्ल में नजर आए आपको, जो आदिवासियों के खिलाफ बोलता है, जो संविधान के खिलाफ बोलता है, जो हिंदू राष्ट्र की तारीफें करता है, या मदनी साहब हो जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं, वो तो खुद आरएसएस के एजेंट हैं। बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद कराने के लिए आरएसएस से कितने पैसे लिए, ये दुनिया भर उनसे पूछती है। लेकिन मुसलमान आपसे नाराज हो जाएंगे, जो मुसलमान हमें देख रहे हैं, क्योंकि अदालत का आदेश है कि बियानवाबी मस्जिद में पूजा की जाए। नहीं, मुसलमान मुझसे क्यों नाराज हो जाएंगे? मुझसे कोई भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का व्यक्ति और संविधान को मानने वाले बाकी व्यक्ति भी कभी नाराज नहीं हो सकते। मुझसे खुशी होते हैं वो कि मैं बहादुरी के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर चलता हूं और लोगों से आह्वान करता हूं, इस पे चलो और अपनी हर समस्या का समाधान कराओ। हाँ, जो बेईमान, लुच्चे, लफंगे और चोर होंगे, संविधान के खिलाफ होंगे, वो ज़रूर नाराज़ होंगे, चाहे वो मुस्लिम शक्ल में नज़र आए, चाहे किसी भी शक्ल में नज़र आए। जो संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि संविधान हमारा ऐसा है जो सभी धर्मों को, सभी कम्युनिटीज़ को बराबर के अधिकार देता है, हर एक को इस देश का मालिक बनाता है एक वोट का अधिकार देके। तो मैं तो संविधानवादी हूँ, तो जो संविधान के खिलाफ है वही मेरे से नाराज़ हो सकते हैं, बाकी कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन AIM-PLB में तमाम धुरंधर बैठे हुए हैं और उन लोग तरफ से बयान आता है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई महत्व होगा, संदर्भ जो होगा उनका बेहतर होगा। उनकी तरफ से बयान आ रहा है ना, वो सब ज़्यादातर उसमें भी आरएसएस के एजेंट हैं। मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो मुझे आप भी आरएसएस के एजेंट हैं क्या? मैं लेकिन बोल रहा हूँ ना, ज़्यादातर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर, हर एक नहीं, ज़्यादातर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आरएसएस के मेंबर हैं। बाबरी मस्जिद साजिश करके इन लोगों ने केस हारा है। इनके सबसे बड़े वकील बार बार ये कहते ही हैं कि सब केस जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ केस हम हारने के लिए भी लड़ते हैं। तो ज़्यादातर केस जो वीकर सेक्शंस के उन्होंने लड़े हैं वो हारे ही हैं। तो जो ये वीकर सेक्शंस के केस होते हैं वो हारने के लिए लड़ते हैं, और ये वीकर सेक्शंस के लोग बार बार उन्हें ही करते हैं वकील। तो जाहिर ही बात है ना, ये आरएसएस के एजेंट हैं सब। मैं तो आरएसएस का धुर विरोधी हूँ। मैं तो लोगों से ये कहता हूँ किसी आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति से बात भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों की लाइन तय है, संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, देश से संवैधानिक सब अधिकार हर एक नागरिक से छीन लेने हैं, सारा पैसा अडानी अंबानी जैसे लोगों को छीन के दे देना है। ना आपका कोई पढ़ाई का अधिकार है, ना पानी पीने का, ना सड़क पे चलने का, ना प्रॉपर्टी रखने का, ना वोट का। ये आरएसएस की मानसिकता है। जो आरएसएस से बात भी करता है वो उनके दबाव में है या उनके लालच में है, वरना तीसरे किसी व्यक्ति को बात करने की क्या आवश्यकता है उनसे, ऐसे देशद्रोहियों से। लेकिन सर एक बात बताइए कि पहले कहा गया कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी यानी बनारस, वहाँ मस्जिद में पूजा हो रही है, और अब कुतुब मीनार का भी मामला सामने आ रहा है, और हो सकता है कुछ समय बाद लाल किले का भी मामला सामने आ जाए और कह दिया जाए कि लाल किले के अंदर कोई मंदिर है और फला देवता की, फला भगवान की मूर्ति है और हम लोग पूजा करेंगे। तो आप जिस तरीके से मदनी ने कहा कि बाबरी वाला केस दोहराया जाएगा, यानी पहले मस्जिद थी, फिर कहा जाएगा मंदिर है और वहाँ जाकर हिंदू पूजा करेंगे। बाबरी मस्जिद का केस दोहराया जाएगा बिल्कुल, लेकिन अगर मदनी साहब इस अपनी लीडरशिप से हट गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हट गए और जमीयत के लीडरशिप से हट गए, तब नहीं दोहराया जाएगा।
ये मैं बात गारंटी के साथ देता हूं, क्योंकि ये लोग साजिश में शामिल थे, इसमें भी यही लोग साजिश में शामिल हैं। आप केस देखिए ना कैसे लड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। ये तो इतनी समझ तो शायद आप वकील ना हो तब भी आपको पता है, हाई कोर्ट में जाते हैं ना। पर ये हर बार, पहली बार ये गलती नहीं कर रहे, एक बार चलिए मान लिया इनको नहीं पता, कोई बात कर ली गलती, एक ही गलती बार बार जो दोहराता है वो गलती नहीं होती है, वो साजिश होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भगा दिया गया इन्हें, फिर अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मैं लाइव लॉ में पढ़ रहा था, क्या था कि आपने 16-17 जनवरी को एक और ऑर्डर हुआ है जिसमें कब्जा दे दिया गया था उन्हें, उसको तो चैलेंज ही नहीं किया आपने। आज ये बहस हुई है 23 तारीख से, जिस जगह का कब्जा ही आपके पास नहीं है और कब्जे का ऑर्डर आपने चैलेंज नहीं किया, तो पूजा करने के लिए आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये मदनी साहब का केस लड़ने का तरीका है, यही बाबरी मस्जिद में किया और यही ज्ञान वापी में कर रहे हैं। हम लोग जो ये मथुरा ईदगाह मस्जिद है उसका वकील मैं हूँ, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इनके वकीलों की तरह और इनकी तरह हम हारने के लिए केस नहीं लड़ेंगे। अब उसमें क्या हो रहा है, रोज़ लड़ाई हो रही है। उसमें भी हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था इसी तरीके का सर्वे करने का, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से उसमें स्टे लिया। अब स्टे लेने के बाद जो दूसरी साइड पेश हुई है वो आके टाइम लेके गई है कोर्ट से, जी अभी हम तैयार नहीं है, हमारा जवाब ही तैयार नहीं है। कौन भाग रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए सिस्टम में उतनी मुश्किल और परेशानियां नहीं है और हम बड़े आराम से जीत जाएंगे, हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, लेकिन हम लड़ेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम दलाली नहीं करेंगे। हम लड़ते लड़ते तो भले ही मर जाएं, लेकिन हम हारने के लिए केस नहीं लड़ेंगे। जो ये केस हारने के लिए लड़े जा रहे हैं, और मैं इनके एक भी एप्लीकेशन, एक भी केस लड़ने के तरीके में आप इनको बुला लीजिए, इनके वकीलों को बुला लीजिए, दोनों मदनीस को बुला लीजिए, आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि आप इनमें डिबेट पे बुला लीजिए। अगर ये आ जाएं तो देख लीजिएगा। डरते हैं? डरते नहीं है, अपने काम गंदे घिनौने कारनामों से डरते हैं कि मैं एक्सपोज कर दूंगा। मथुरा के लिए दिन रात मुसलमानों कितने बड़े लीडर है मदनी साहब, और आप मदनी को चैलेंज कर रहे हैं खुलेआम ऑन कैमरा। मैं कर रहा हूँ, एक बार नहीं बार बार कर चुका हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ दोनों चाचा भतीजे दोनों एक साथ आ जाए, अपनी सारी लीगल टीम को लेके आ जाए। जैसे मैं चुनाव आयोग को ईवीएम के बारे में कहता हूँ ना, और उसके बाद से दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं रावत साहब और कुरैशी साहब पब्लिक डोमेन से फरार हो गए, अब नहीं दे रहे इंटरव्यू मेरे चैलेंज के बाद। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप जाके इनसे एक इंटरव्यू लेके दिखा दो मेरे बारे में, चाचा भतीजे दोनों से एक इंटरव्यू ले लो, वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अभी लेटेस्ट ये कह रहे थे किसी से कि जी हम आपके ऊपर डिफेमेशन का केस करेंगे। आपके ऊपर? मेरे ऊपर। मैं इनको कह रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्लीज मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करो, और वही वकील रखना जो ये कहते हैं मैं हारने के लिए भी केस लड़ता हूं, और उनसे वादा लेना कि ये केस मेरे खिलाफ जीतने के लिए लड़ेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं, इससे बड़ा एहसान मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता मदनी चाचा भतीजे का कि मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करें या कोई भी केस कर दे, ताकि मैं दुनिया के सामने इनकी हकीकत एकदम पिक्चर क्लियर कर दूंगा। हिम्मत तो करें। आप मुसलमानों के बड़े नेता बनना चाहते हैं, वकील पहले वकील थे, फिर सामाजिक कार्यकर्ता बने, मुखर होकर के आवाज़ उठाने लगे, और अब आप नेता बनना चाहते हैं मुसलमानों के। देखिए, नेता बनना मैं चाहता होता तो मैं मदनी साहब के साथ होता। अभी मैं अपना ज़मीर बेच देता तो वो मुझे 50-50 हज़ार 1-1 लाख की भीड़ में ले जाके इन्होंने मुझसे एड्रेस कराया और मेरी तारीफ़ें की हैं। मेरे पास सब वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, यही चचा भतीजे ने कि ये हमारे लीडर हैं, ये हैं, वो हैं। फिर भी मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो मैं लीडर बनने के लिए बोल रहा हूँ, सच बोलने के लिए बोल रहा हूँ। ये मेरे खिलाफ हो गए, दिन रात इनकी जो क्लोज निट करप्ट टीम है ना, मेरे खिलाफ पूरी कैंपेनिंग करती घूमती है। मुझे अगर लीडर ही बनना होता, सच ना बोल के झूठ बोलने के रास्ते से कुछ बनना होता या नहीं बनना होता, तो मैं इनके खिलाफ क्यों बोलता? इतने पावरफुल लोग हैं, ये आरएसएस के भी साथ हैं, मुझे मरवा भी सकते हैं। अमित शाह जी के पास जाके रोज़ मेरी शिकायत करते होंगे, वो ये कहते होंगे भैया मैं ही नहीं उसे कंट्रोल कर पा रहा, मैंने तो 200 आदमी भेज के रेड करा दी, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, उसको तो ऊपर वाला बचाता है। तो जब इनके जो बॉस के बॉस हैं अमित शाह जी, वो मुझे कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, तो ये क्या उखाड़ेंगे मेरा? अब मैं कुछ रूह बिका टाइप का सवाल पूछ लेता हूँ, रूह बिका लियाकत के टाइप का, क्योंकि रूह बिका आप क्यों उस लाइन पे जाना चाहते हैं? नहीं, आपकी उस टाइप का जर्नलिस्ट हो, क्यों? जर्नलिस्ट नहीं है वो, जर्नलिस्ट हैं, वो तो सुधीर चौधरी जैसी जर्नलिस्ट, स्टार जर्नलिस्ट हैं, स्टार एंकर हैं। मैं कह तो रहा हूँ, ये लोग अगर जर्नलिस्ट हैं, ये सब लोग जेल में मिलेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, समय आने दो आप। ये सब क्रिमिनल्स हैं, एंटी नेशनल्स हैं, क्रिमिनल्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये पूरे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, और ये सब लोग
अंबानी जी देश को चला रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं अंबानी जी का चैनल है। अंबानी अडानी जी दोनों जेल में जाएंगे, वादा करते हैं हम लोग, वक्त आने दो सिर्फ, और हमारे लिए दुआ करो हम लोग जिंदा रहें। अब आप अपने सवाल पूछिए, रूबी का लियाकत मत बनिए, क्योंकि आप बन ही नहीं सकते, आप कितनी कोशिश कर लो। आप मैंने कहा उस टाइप के सवाल, मैं नहीं कर, मैं रूबिका लियाकत या मैं सुधीर चौधरी बन रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपका डीएनए में नहीं है, आप कोशिश करके भी नहीं, आप कोशिश कर लीजिए, चलिए आप नहीं बन पाए। ये सब कुछ करते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि आपको कोई आकर ठाए ठाए करके चला जाएगा? कोशिश तो कर चुके, अमित शाह जी कर चुके, एक इनसे पहले अहमद पटेल साहब थे, वो करवा चुके कोशिश, जो इनके कांग्रेस के, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो अहमद पटेल साहब और मोदी जी और अमित शाह जी और अडानी जी की एक टीम थी ना, वो कोशिश कर चुके, करबला के लिए मुझ पे गोली भी चलवा चुके, उससे पहले भी कोशिश हो चुकी है। रवि पुजारी नाम के इंटरनेशनल क्रिमिनल को अहमद पटेल साहब ने और एक राकेश मारिया साहब ने एंगेज किया था। तो जब मेरी आएगी तो ये कोई बचा लेगा मुझे, इसलिए डर जाऊं मैं? तो मेरे लिए तो आपके दर्शकों से कहता हूँ, खूब गूगल कर लें, सब चीज़ें मिल जाएंगी। रवि पुजारी एंगेज किया था मुझे मारने के लिए, तो मैं मर गया क्या? अमित शाह साहब ने 200 लोग भेजे, अगर वो वीडियो जिस दिन सामने आ जाएंगी ना 15-15 घंटे की, सब पता लग जाएगा कि अमित शाह साहब का नाम लेके कितनी बार पुलिस वाले मुझे धमका रहे थे। बटुआ लेकर नहीं चलते हैं आप क्या? बटुआ लेकर नहीं चलते हैं? अगर चलते हैं उसमें पैसा नहीं होता होगा, वरना वे लोग लूट लेते हैं। नहीं, लूट, हमारा दिल जिस दिन कमज़ोर हो गया, हम भी वैसे ही हो जाएंगे जिस दिन, जैसे बाकी सब लोग हैं। बटुए से नहीं होता आदमी, दिल से होता है जो भी होता है। यहाँ और यहाँ 1 महीने बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? क्योंकि मोदी बार बार सीना ठोकते हैं। ईवीएम से चुनाव अगर नहीं हुए तो मोदी जी के खिलाफ कैंपेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो शायद नोटा से भी हार जाए। जब अगर मगर की बात आती है तो फिर वहीं पर सस्पेंस हो जाता है। कभी आप मंच से कहते हैं कि 24 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, फिर कभी कहते हैं अगर होगा तो। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने सवाल ऐसा पूछा था कि मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो इनकी नोटा से हार जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके का जनता का सपोर्ट हम लोगों को एक तरीके से आंदोलन करने के लिए प्रेशर डाल रही जनता, मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगी जनता इस देश की, और पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। अब आप रूबी का लियाकत वाले सवाल पूछ लीजिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि भानु प्रताप हों या महमूद प्राचा हों, आप सवाल को स्किप भी कर सकते हैं, कि ये लोग चंदा लेने के लिए ईवीएम खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने आज तक किसी से भी चंदा लिया हो, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, तो वो सामने आए व्यक्ति, मैं हाथ जोड़ के सबके सामने माफ़ी मांगूंगा, एक व्यक्ति से भी। ये देश की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं आप। मैं SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ के केस, अपनी जितनी भी वकालत है उसमें 60% से ज़्यादा प्रो बोनो फ्री करता हूँ, अपनी जेब से पैसे खर्च करके। एक आदमी मुझे मिला दीजिए, आप ढूंढिए। अब ये इतने सारे मेरे तो दोस्त दुश्मन कितने हैं, सब लोगों को इसलिए पूछा क्योंकि तमाम लोग अफवाह फैला रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। एक आदमी ऐसा लाके दिखा दीजिए जो ये कह के मैंने चंदा लिया किसी से, 1 रुपया लिया। और मोदी को खदेड़ कर मानेंगे आप? मोदी को देश की जनता, हम तो नौकर हैं देश की जनता के, हम भी नौकर हैं। आप पूछेंगे कैसे नौकर है वो? अभी इस वक्त नहीं हूँ क्योंकि बैंड नहीं पहना हुआ। दूसरी तरीके से जैसे मैं बैंड पहन के कोर्ट में जाता हूँ, मैं जनता का नौकर हो जाता हूँ, क्योंकि संविधान से शक्ति मिलती है मुझे, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो जाता हूँ, तो मैं वैसे नौकर हूँ। फिर जनता का प्यार इतना मिल रहा है, जिसको जनता प्यार दे वो भी जनता का नौकर होता है। तो हम तो जनता के नौकर हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। हमें किसी की क्या ज़रूरत है? उन लोगों की ताकत है झूठ, धोखा, पैसा, शक्ति। जो ये शक्ति है उनकी, जो संविधान की झूठी शपथ लेकर वो जो अपने भ्रष्ट ऑफिसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी ताकत है हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारा दिमाग, हमारा दिल, और जनता के साथ नंबर्स, जनता का साथ, ये हमारी ताकत है। चलिए, जनता का साथ और जनता का प्यार में लियाकत वाले सवाल नहीं पूछे आपने एक भी? नहीं, मैंने पूछ लिया। कौन सा? चौरसिया जी वाला, रूह का लियाकत वाला। अच्छा, कि आप जो है कि डर नहीं लगता आपको? क्योंकि उन्होंने पूछा था मोदी जी से कि मोदी जी, याद आया आपको? मोदी जी को कौन सी टॉनिक लेते हैं आप? तक टॉनिक SP जी प्रोटेक्ट करती है उन्हें, उनके लिए वहाँ से बताते हैं। हम कश्मीर से खास किस्म का वो क्या आता है, ये मशरूम आता है, जो कई हज़ार का किलो आता है। तो थकेंगे कैसे वो? और बाकी बातें तो मैं बताना नहीं चाहता, वो दुनिया जानती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं।
उनके घंटों घंटों तक सजावट होती है उनकी, इतनी बड़ी उनकी एक टीम है जो उनकी अपीयरेंस के लिए ही लगाती है। ये सुधीर चौधरी ने कभी नहीं पूछा उनसे कि ये आप इतने पैसे जो खर्च करते हैं अपनी अपीयरेंस पे, आपका एक बाल भी कहीं इधर से उधर नहीं होता। घर परिवार भी है, बीवी बच्चे भी होंगे। किसके? चौधरी जी के। चौधरी जी के होंगे। मैं अब आप पूछ रहे हैं तो मुझे पता नहीं, उनसे पूछ सकते हैं सवाल, होंगे या नहीं होंगे उनको पता होगा, मुझे नहीं पता है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कुछ जर्नलिज्म का कुछ तो लिहाज रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि दलाली करनी है उन्हें, लेकिन दलाली करने का भी एक मयार होता है ना। इतना तो एक्सपोज मत हो अपने आप को, इतना तो नतमस्तक और इतनी जलालत तो मत करो। बिल्कुल 5W1H पर पत्रकारिता होती है और उसमें से कोई एक भी नियम जो है फॉलो कर ले अगर सुधीर चौधरी। सत्ता के पक्ष में जो बोलता है वो पत्रकार नहीं होता। पत्रकारिता की बुनियादी बात यह है कि जो लोग ताकतवर हैं, प्रधानमंत्री को ये पूछ लेना कि बहादुरी का काम है, आपको डर नहीं लगता? मतलब प्रधानमंत्री की चमचागिरी करना, आप प्रधानमंत्री से खिलाफ सवाल पूछो, वो बहादुरी होती है। सत्ता पक्ष से जो डिफेंड कर रहा है सत्ता पक्ष को, तो वो बुनियादी तौर पे जो जर्नलिज्म के असूल हैं उसके खिलाफ काम कर रहा है। जर्नलिस्टों का काम ही यही है। जर्नलिस्ट का काम बुनियादी ये है कि सरकार की कमियां जनता को बताए, यही तो काम है। बिल्कुल। उसकी कमियां छुपाए और उसकी तारीफ करे, वो जर्नलिस्ट हो ही नहीं सकता ना, वो दलाल ही होते हैं। जैसे ही मोदी जी ऑपोजिशन में आ जाएं तब ये उनसे सवाल पूछें, तब जायज़ बात होगी कि आपको डर नहीं लगता। जब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो को ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि वो चाइना से डरते हैं। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं इंटरव्यू में। कह नहीं रहा, वो कह रहे हैं वो 100% फ्रॉड है, मैं तो नहीं कह रहा। लेकिन स्वामी जी को बंगला नहीं मिला, उनको सदन नहीं भेजा गया, इसीलिए लगातार स्वामी जी जो है मोदी खिलाफ बोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्या आरएसएस और बीजेपी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं? सब सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो और आरएसएस, क्या मोदी जी ठीक हैं या सुब्रमण्यम स्वामी जी ठीक हैं? आरएसएस भी एक कोई संस्था ही नहीं है। मोदी जी ठीक हैं या सुब्रमण्यम स्वामी जी ठीक हैं, ये तो बताएं। आरएसएस वाले दोनों ही उनकी पार्टी में हैं, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 इंच नहीं गई ज़मीन, वो कह रहे हैं 4,500 किलोमीटर चली गई, और मैं चाइना का एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास सबूत हैं, और मैं बता इसलिए ले रहा हूँ कि पार्टी का नुकसान हो जाएगा। ये पता नहीं कैसे देशभक्त हैं। पार्टी को देश से ऊपर रख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, फिर ये कहते हैं मैं देशभक्त हूँ। स्वामी जी एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया, किसी टीवी चैनल पर या किसी अखबार में दिखाई नहीं दी। फिर आप दलालों की बात कर रहे हो। ये टीवी चैनल्स जर्नलिस्ट नहीं है, दलाल हैं। दलाल तब तक रहेंगे जब तक मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आरएसएस से सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछने की जुर्रत जिस दिन हो गई, ये दलाल नहीं रहेंगे। ये दलाल हैं, क्रिमिनल्स हैं, एंटी नेशनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा। ये आप आतंकवादी बोल रहे हैं ईमानदार पत्रकारों को। ईमानदार पत्रकार तो मेरे सामने बैठे हैं। अखिलेश यादव जी ने बोला था, कश्यप जी उनको बोला था कि आप बड़ी ईमानदार हैं, तो उन्हें बुरा लग गया था। कई बार आदमी जो है मजबूरी में भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। अखिलेश यादव जी ने कितना अपने आप को संयम रखा होगा, फिर भी मुंह से निकल गया उनके, सच कितना दबाते। लेकिन ये तारीफ है खिंचाई ईमानदार। आप बार बार सोशल मीडिया वालों की ईमानदार बोलते हैं, तारीफ है खिंचाई है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आप तो बुरा नहीं मान रहे, मैं आपको ईमानदार बोल रहा हूँ क्योंकि आप हो ही। लेकिन जिसको तंज लगता है ईमानदार बोलना, वो बेईमान होते हैं, क्योंकि वो ईमानदार है ही नहीं। उनको लगता है जो मैं हूँ नहीं, मुझे बोला जा रहा है ये, तो ये इसका मतलब ये तंज है या कि कटाक्ष है। जब जो ईमानदार को कटाक्ष समझने लगे तो वो समझ लो कितना बड़ा बेईमान होगा। चलिए, महमूद प्राचा है और हर बार जब इनसे बातचीत करते हैं तो बात बहुत मज़ेदार हो जाती है और सत्ता पक्ष की तरीके से धुलाई करते हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पूरी बातचीत को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।